नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका खबर दोपहर में। मैं हूं आपके साथ करिश्मा। एक बड़ी खबर के साथ हम बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। भारत और चीन के बीच पिछले काफी वक्त से लद्दाख में जारी विवाद अब और गहरा गया है। दोनों देशों की सेनाओं के बीच हिंसक झड़प हुई है और इस झड़प में भारतीय सेना के अफसर और 2 जवान शहीद हो गए हैं। बताया जा रहा है कि सिर्फ भारत की तरफ ही नहीं बल्कि चीन की तरफ भी कुछ सैनिकों को चोट पहुंची है और इस झड़प के दौरान किसी तरह की कोई गोली नहीं चली, हाथापाई हुई थी और दोनों देशों के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी इस वक्त मामले को शांत करने के लिए बड़ी बैठक कर रहे हैं। भारत और चीन के बीच मई महीने की शुरुआत से ही लद्दाख बॉर्डर के पास तनावपूर्ण माहौल बना हुआ था। तो दोनों देशों के बीच 41 दिन से सीमा पर तनाव था और इसकी शुरुआत देखिए 5 मई से हो गई थी। इसके बाद दोनों देशों की सेनाओं के बीच जून में ही 4 बार बातचीत भी हो चुकी है और बातचीत में दोनों देशों की सेनाओं के बीच रजामंदी बनी थी। बॉर्डर पर तनाव कम किए जाने के लिए डी एक्सलेशन किया जाए। डी एक्सलेशन के तहत दोनों देशों की सेनाएं विवाद वाले इलाके से पीछे हट रही थी, लेकिन अब एक संवाद धीरे धीरे ऐसा लग रहा था कि हालात काबू में आ जाएंगे, बन जाएगा एक संवाद, एक डायलॉग। लेकिन उसके बाद देखिए ये परिस्थितियां कैसी बनी। झड़प में चीनी सैनिकों के मारे जाने की भी खबर है। 1975 के बाद गोली चली। भारत और चीन के बीच सीमा पर आखिरी गोली देखिए 1975 में चली थी। बहुत शॉकिंग खबर है कि हमारे 3 बहादुर जवान ये शहीद हुए हैं और वो कहाँ शहीद हुए? पैंगोंग सो लेक के यहाँ पर, जब स्टैंड ऑफ जो डी एस्केलेशन हो रहा था चाइना के बीच और हमारे बीच, तब ये सारी कार्रवाई हुई है। कल रात को ये सब हुआ है। कैसे ये शहीद हुए, ये सब कहानी हमको अभी तक पता नहीं है, लेकिन जो भी हो, आज तक 1969 से लेकर आज तक एक भी बुलेट फायर नहीं हुई है चाइना और भारत के बीच। ये धक्का बुक्की वाले किस्से, ये हमेशा के पीछे हटने वाले किस्से, ये हमेशा होते थे चाइना और भारत के बीच, लेकिन ये पहली बार हुआ है 1969 के बाद कि यहाँ पर कुछ टेंशन हुआ है, कुछ बातचीत हुई है, जिसकी वजह से दोनों तरफ के जो लोग हैं वो थोड़े से गुस्से में आ गए और यहाँ पर यह हरकत हुई है। चाइना की तरफ में कोई कैजुअल्टी है या नहीं अभी तक हमें पता नहीं चल रहा है, बट वट एवर इट इज, हमको इस चीज का हमने बहुत स्ट्रांग रिप्लाई चाइना को देना चाहिए और इस चीज का चाइना को जरूर कुछ ना कुछ भुगतना पड़ेगा, क्योंकि आपने हमारे एक कर्नल रैंक का ऑफिसर और हमारे 2 जवान, इनको आपने शहीद करवाया है, तो आप ऐसे ही नहीं बच पाएंगे। आपको ये जवाब जरूर देना पड़ेगा एंड इट इज एंटायरली शॉकिंग फॉर द होल कंट्री। चलिए हम इसको ज्यादा समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ ब्रह्मदीप अलूने, जो कि विदेश मामलों के जानकार है, वो हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है बंसल न्यूज में। धन्यवाद करिश्मा जी। ब्रह्मदीप जी, जिस तरीके से आज ये पूरा घटनाक्रम सामने आया जिसमें चीन के हमले से 3 जवान हमारे शहीद हो गए, एक ये थोड़ा शॉकिंग भी है और कहीं ना कहीं ये बहुत गंभीर मसला भी है। अब देखने वाली बात होगी कि इसमें भारत का क्या स्टैंड रहता है, क्योंकि जिस तरीके से एक टेंशन डेवलप हुआ दोनों देशों के बीच में, हालांकि 41 दिन से ये पूरा वाकया चल रहा था। बातचीत भी कई बार हुई है, जून में 4 बार मैंने सुना बातचीत हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी एक संवाद डेवलप नहीं हो सका और आखिरकार आज एक ऐसा टेंशन डेवलप हुआ और देखिए हमारे 3 जवान शहीद हो गए हैं आज। देखिए करिश्मा जी, ये जो कुछ हुआ है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन एक कहावत है, टू बी आर नॉट टू बी, करूँ या न करूँ। दरअसल पिछले कई दशकों से हम चीन की दादागिरी को सीमा पर झेल रहे थे और इसको कुछ राजनीतिक कारणों से या सामरिक कारणों से हम झेलने के लिए मजबूर भी थे। लेकिन इस बार जो हुआ है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे जवान जरूर शहीद हुए, लेकिन हमने चीन को जवाब देकर ये स्पष्ट संदेश दे दिया है कि अब हम डरने वाले नहीं है, रुकने वाले नहीं है, और यदि वास्तविक नियंत्रण रेखा की स्थिति पर बदलाव की चीन कोई भी कोशिश करता है तो भारत युद्ध लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन ब्रह्मदीप जी, जिस तरीके से अभी ये नहीं पता चल पाया है कि चीन की तरफ से क्या कुछ कैजुअलिटी हुई है, लेकिन ऐसी खबरें निकलकर सामने आई हैं कि वहाँ पे भी कुछ कैजुअलिटी हुई है, लेकिन जिस तरीके से अब चीन ही भारतीय सैनिकों पर बॉर्डर क्रॉस करने का आरोप लगा रहा है।
देखिए करिश्मा जी, ये जो पूरा इलाका है गलवान घाटी का, ये लद्दाख और शिनजियांग प्रांत के बीच का इलाका है और यही से जो वन बेल्ट परियोजना चीन की गुजरती है। भारत इसका लगातार विरोध कर रहा है और चीन का जो दुनिया की महाशक्ति बनने का दुस्वप्न है, वो इलाका इसी रोड से ओबीआर परियोजना जो है, ओबीआर परियोजना इसी रोड से गुजरती है। भारत ने जब से उसका विरोध किया था, तभी से चीन भारत से नाराज रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी फिलहाल जो बैठकें हो रही थी, चीन ने जरूर 2 किलोमीटर पीछे हटने की बात कही थी, लेकिन भारत ने किए भी 2 किलोमीटर पीछे हटने की बात हुई थी। जाहिर सी बात है कि भारत जो ढांचागत निर्माण कर रहा है सरहद पर, चीन नहीं चाहता कि वहाँ पर निर्माण करे। और यदि वो निर्माण भारत करने में सक्सेस होगा तो निश्चित तौर पर पूर्वोत्तर भारत में जो चीन हमसे मजबूत है निर्माण को लेकर, और वहाँ तक यदि हमारे विमान पहुँचने लगे, यदि वहाँ पर हमारी गाड़ियाँ पहुँचने लगी, तो चीन पर हम निर्णायक बढ़त हासिल कर लेंगे। चीन उस निर्माण को रोकना चाहता है और उस निर्माण को रोकने के लिए ही उसने युद्धोन्माद करने की ये जो कोशिश की है, वो इसी का एक हिस्सा है। जी बिल्कुल। और यहाँ पर चीन को नुकसान जरूर हुआ होगा, लेकिन साम्यवादी जो चीन को नुकसान हुआ है इस मामले में, चीन ने अभी स्वीकार नहीं किया, लेकिन इसके बावजूद मैं यहाँ पर कहूँगा कि पिछले कई दशकों में भारत का बेहतरीन कदम है जब हमने चीन को जवाब दिया है, क्योंकि चीन की जो हजारों बार घुसपैठ होती थी उससे भारत निरंतर परेशान रहा है। जी चलिए, ब्रह्मदीप जी आप हमारे साथ बने रहें। इस वक्त हमारे साथ बंसल न्यूज़ है, शरद द्विवेदी जी भी जुड़ चुके हैं। हम इस पूरे मसले को हम गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। शरद जी, जिस तरीके से आज ये पूरा इंसिडेंट रहा, काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण, जिसमें एक कर्नल अफसर को और साथ ही 2 जवान हमारे शहीद हुए हैं। 1975 के बाद ऐसे हालात बने हैं कि जब भारत के जवानों की शहादत हुई है। आप इस पूरे मसले को कैसे देखते हैं? देखिए, चीन जिस तरह का एक देश है, चीन जिसको आप कह सकते हैं कि एक मॉडर्न इम्पीरियलिज्म का उदाहरण है, एक आधुनिक साम्राज्यवाद, जिस तरह से हम ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में सुनते थे जी। कि वो एक इम्पीरियलिज्म साम्राज्यवाद की नीति को फॉलो करती थी। चीन ने इस साम्राज्यवाद की शक्ल बदलने की कोशिश की और वो एक व्यापारी बना, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी थी। जी। चीन ने पहले एक व्यापारी की शक्ल अख्तियार की, क्योंकि उसे मालूम था कि इस मॉडर्न डेमोक्रेसी के युग में वो इस तरह से नहीं चल सकता है, तो उसने एक व्यापारी की शक्ल अख्तियार की। और अभी भी आपने रिपोर्ट्स देखी होंगी कि पूरी दुनिया में, यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से लेकर विश्व बैंक से लेकर, उससे ज़्यादा चीन ने दुनिया के देशों को कर्ज दिया हुआ है। यानी वो सबसे बड़ा साहूकार इस समय अगर दुनिया का कोई है तो वो चीन है। भारत के भी एक बड़े निजी क्षेत्र के बैंक में चीन ने काफ़ी बड़ी मात्रा में शेयर खरीदे, और चीन ने इस मौके को एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर बदलने की कोशिश की। उसे मालूम था कि दुनिया की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो बहुत ख़राब है कोरोना के बाद, और वैसे ही पहले से ही आर्थिक मंदी से जूझ रहा था। तो उसने अब दुनिया के अलग अलग देशों में बैंकिंग सेक्टर और जो दूसरे लीडिंग इंस्टीट्यूशंस थे उनमें अपनी भूमिका को बढ़ाने की कोशिश की, और इसी के तहत उसने भारत में भी एक निजी क्षेत्र के बैंक के खासी संख्या में शेयर खरीद लिए। इसके बाद भारत को ये लगा कि ये स्थितियां जो हैं ये ठीक नहीं है, तो भारत ने जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है उससे जुड़ी अपनी नीति को बदलते हुए भारत ने ये तय किया कि उन देशों की जिनकी सीमा भारत से लगती है उनको हम ये राइट नहीं दे रहे हैं जी। जिसमें जाहिर तौर पर चीन भी शामिल है। चीन को ये बुरा लगा। दूसरी चीज, जिस तरह से हमने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अभी ऑस्ट्रेलिया के साथ एक ट्रीटी हमने की, और इसके पहले हम दुनिया के उन 150 देशों में शामिल हैं जिन्होंने इस बात को जानने की कोशिश की है कि आखिर वुहान से वो रहस्यमयी वायरस क्या था और कैसे निकला। बिल्कुल। चीन दरअसल लबादा जरूर ओढ़ता है दोस्ती का, मित्रता का, व्यापारी का, लेकिन उसके भीतर की जो उसकी तड़प है, वो तड़प यही है जो तड़प हमने देखी है 60 से लेकर 80 तक दुनिया में शीत युद्ध अमेरिका और यूएसएसआर यानी तत्कालीन रूस के बीच में था, सोवियत संघ के बीच में था, रूस तो अब है, इनके बीच में था। चीन ने उस वैक्यूम का फायदा उठाकर उसने अमेरिका को पहले काफ़ी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की व्यापार से, और आपने देखा, हमने देखा कि न मेडिसिन थी अमेरिका के पास, क्योंकि वो पूरी तरह से आउटसोर्स कर चुका था चीन के पास। न वो दवाएं बनाते थे, न वो दस्ताने बनाते थे, न वो वेंटिलेटर बनाते थे। तो चीन ने इस तरीके से घुसपैठ करने की कोशिश की, लेकिन भारत का जो रवैया इस पूरे मामले में रहा उससे चीन की एक नाराजगी रही,
और चीन ये जानता है कि अगर एशिया में वो एक ताकत के तौर पर उभरना चाहता है तो उसका कोई मजबूत प्रतिद्वंदी जो उसे रोक सकता है वो है भारत। इसीलिए हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चीन हमारा विरोध करता है। जहां भी हमें किसी एक क्लेम्ड तरीके से जाने की हम कोशिश करते हैं वहां चीन बाधा बनता है। तो ये तमाम वो पहलू हैं जिन पर हमें गौर करना होगा। और चीन की जो नीति है वो नीति बहुत जबरदस्त है। जैसे हमारे यहाँ चाणक्य हैं, वैसे चीन में एक सैन्य अधिकारी हैं जो पांचवी शताब्दी ईसा पूर्व जिनका बड़ा नाम रहा है, और जो आज भी चीन में जैसे हमारे यहाँ चाणक्य नीति की चर्चा होती है वैसे चीन में उन सैनिक जनरल महोदय की चर्चा होती है। और उनका एक सबसे बड़ा कोट जो आज भी चीन में बड़े गर्व से याद करते हैं चीनी, खासतौर से सेना, वो कोट ये है कि अपने दुश्मन को बिना लड़े परास्त कर दो। तो चीन इन सारी पॉलिसीज को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन यह घटना बेहद गंभीर है करिश्मा, और भारत बहुत संतुलित होकर जवाब देगा, क्योंकि चीन पाकिस्तान नहीं है। चीन एक बहुत बड़ी सैन्य ताकत है दुनिया की, चीन दुनिया की एक बहुत बड़ी व्यापारिक ताकत है। चीन पाकिस्तान की तरह सामने आकर लड़ने की कोशिश नहीं करता। चीन के कोई टेररिस्ट आउटफिट नहीं है, कोई आतंकी संगठन नहीं है। वो सीमा विवाद का ही गाना गाता रहा है 1962 के बाद से। और चीन के सैनिक बड़ी चतुराई से सीमाओं के अंदर सर्पिल तरीके से रेंगते हुए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ बढ़कर सीमा पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं। ये चीन की बहुत पुरानी पॉलिसी रही है। तो इस शत्रु शब्द भी मैं कहूंगा अभी जल्दबाजी होगा प्रयोग करना, इस प्रतिद्वंदी से निपटने में बहुत चतुराई की आवश्यकता है, बहुत ज्यादा डिप्लोमेटिक रणनीतिक तरीके से आगे बढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि ये बहुत अलग किस्म का प्रतिद्वंदी है। करिश्मा जी बिल्कुल। और शरद जी, ये जो झड़प है ये बताती है कि हालात बेहद तनावपूर्ण हैं और इसे हल्के में ना लिया जाए। हमारे साथ ब्रह्मदीप अलूने जी भी जुड़े हुए हैं जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं। सर, आपको सवाल उनसे करना चाहें। ब्रह्मदीप जी, जिस तरह की पूरी पृष्ठभूमि हमने देखी है, आप काफ़ी समय से इंटरनेशनल स्टडीज़ से जुड़े रहे हैं, इस संबंध के एक वरिष्ठ जानकार के तौर पर मैं आपसे जानना चाहूँगा, चीन से हम सीधी भिड़ंत नहीं ले सकते हैं। चीन पाकिस्तान नहीं है कि आप एक बड़ा फैसला करते हैं और आप सर्जिकल स्ट्राइक करके उधर चले जाते हैं और वापस चले आते हैं। चीन प्रोवोकेटिव पॉलिसीज अपनाता है, पहले अपने प्रतिद्वंदी को उकसाता है और उसके बाद 4 कदम पीछे हट के कहता है कि हम तो शांति के उपासक हैं, हम कहाँ लड़ना चाहते हैं, आप ही हमको परेशान कर रहे हैं। किस तरह से जवाब हम अगर देंगे तो वो किन किन लेवल पर होगा? जी देखिए शरद जी, आपने एक बहुत दिलचस्प बात की, द आर्ट ऑफ वार, जो चीन का लड़ने का रणनीतिक तरीका होता है, द आर्ट ऑफ वार, जिसमें आप मनोवैज्ञानिक बढ़त ले लें। लेकिन यहाँ पर जो चीन से हमारा सबसे बड़ा विवाद यह है कि वो वास्तविक नियंत्रण रेखा को नहीं मानता है और हम उसको मानते हैं, जिसकी 1950 में भारत ने पुष्टि की थी। यहाँ पर आवश्यकता इस बात की है क्योंकि जो चीन की नीति रही है कि वो आर्थिक मामलों को आगे बढ़ने देता है, वो चाहता है कि सीमा विवाद को बना रहने दे, सीमा विवाद को लंबे समय तक नहीं बने रहने दे। इसकी भारत को इस बारे में गंभीर होना होगा। इस समय सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि जो हम इस बात को तुरंत संयुक्त राष्ट्र संघ में उठाएं, सुरक्षा परिषद की एक तुरंत बैठक बुलाए जिसमें यह स्पष्ट हो कि जो कोरोना से इस दुनिया में जो चीन पर दबाव बढ़ा है उसके कारण चीन जो है वो आक्रामक रुख अपना रहा है, पहली बात। दूसरी बात जो है, चीन को सबसे अच्छे तरीके से घेरने का तरीका जो है वो दक्षिणी चीन सागर है, जहाँ पर चीन जो है वो अप्रत्याशित तौर पर, अवैधानिक तौर पर उस पर पूरा कब्जा जमाए हुए और इस प्रकार वो पूरे के पूरे समुद्र पर अपने आप को निर्णायक तौर पर स्थापित कर रहा है। यहाँ पर हमको अमेरिका और रूस की मदद लेकर सुरक्षा परिषद की एक तुरंत बैठक बुलाना चाहिए। दक्षिणी चीन सागर पर हमको दबाव बढ़ाना चाहिए और सबसे बड़ी बात यह है कि चीन पर दबाव बढ़ाने के लिए हमको आर्थिक संबंधों को, न केवल भारत की आत्मनिर्भरता की बात होना चाहिए, लेकिन जो आर्थिक संबंध है उसको लेकर कड़ी कार्रवाई करते हुए फिलहाल आर्थिक संबंधों को बैन कर देना चाहिए, क्योंकि जब तक हम आर्थिक मार चीन पर नहीं मारेंगे तब तक उसे काबू में नहीं किया जा सकता। शरद जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये स्टेप हैं, मुझे लगता है कि यूएनओ की बैठक जो है वो एक बहुत अहम कदम है कि हमें अंतर्राष्ट्रीय, खासतौर से अमेरिका के साथ आगे बढ़कर, क्योंकि चीन के साथ रूस की भी गलबहियाँ
करने की चर्चाएं हैं। शरद जी, एक बात और मैं कहूंगा जी। कि जो चीन वो है जी 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 शरद जी, एक बात और मैं कहूंगा, देखिए सुरक्षा परिषद के 5 सदस्य हैं, चीन, रूस, ब्रिटेन, अमेरिका, ये कुल मिला के 5 सदस्य हैं। अब यहाँ पर आप चीन को छोड़ दें तो रूस भारत की तरफ है, ब्रिटेन भारत की तरफ है, अमेरिका भारत की तरफ है और फ्रांस भी भारत की तरफ है जी। इसका मतलब है कि सुरक्षा परिषद में इस समय जो वैदेशिक स्थिति के तौर पर हम मजबूत हैं, और यदि हम सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाकर चीन को एक आक्रमणकर्ता राज्य के रूप में उस पर दबाव बढ़ाते हैं तो निश्चित तौर पर यह चीन की वैश्विक बदनामी होगी और वह भारत के इसी कद से डरता है। हमको तुरंत सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाना चाहिए। बिल्कुल अलूने साहब, एक और हमारे साथी इस वक्त न्यूज़ रूम से हमारे साथ जुड़ गए हैं, लेकिन मैं एक सवाल आपके लिए अभी छोड़ता हूं। जब हम आपके पास आएंगे तो आप ज़रूर उसके बारे में हमें बताइएगा कि ये जो झड़प हुई है इसमें हथियारों का इस्तेमाल नहीं हुआ है। माना ये जा रहा है कि पथराव या कुछ नुकीली वस्तुओं का इस्तेमाल इसमें हुआ है। अब चीन इसको किस तरह से प्रस्तुत करता है? क्या इसको एक मामूली झड़प बताता है जिसमें दुर्घटनावश ये घटनाएं हुई कि जिसमें भारतीय सेना के एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी सहित 3 लोगों की शहादत की खबर हमारे पास है? इस पर मैं आपकी राय लूंगा, लेकिन इस वक्त विजय मांडगे की तरफ मैं चलूंगा। स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट है करिश्मा हमारे साथ। विजय, क्या अपडेट है आपके पास? और हम समझना चाहेंगे कि जिस घाटी में ये टकराव हुआ है दोनों सैनिकों के बीच, इसके पहले हमने एक दूसरे के साथ भारत और चीन के सैनिकों को भिड़ते हुए देखा है वहाँ, लेकिन वो भिड़ंत इस तरह की होती थी जिसको हम अंग्रेजी में मैन हैंडलिंग और अब हिंदी में हाथापाई या धक्का मुक्की कह सकते हैं। क्या इस बार क्या अपडेट आपके पास है अभी? देखिए शरद जी, मेरे पास 2 अपडेट हैं। पहला अपडेट तो आपने जो सवाल किया कि क्या हथियारों का इस्तेमाल हुआ है, तो जो मीडिया रिपोर्ट्स आई है उसमें यह है कि हथियारों का इस्तेमाल नहीं हुआ है। या तो पत्थर चले हैं या फिर किसी धारदार हथियार से एक दूसरे पर हमले किए गए हैं, क्योंकि चीनी मीडिया की तरफ से भी ये दूसरा अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ। एक ऐसी खबर मिली है कि चीन के सैनिकों को भी नुकसान पहुंचा और चीन के सैनिक भी घायल हुए हैं इस पूरे मसले पर। तीसरा अपडेट भारत की तरफ से ये है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस झड़प की जानकारी दे दी है। इससे पहले उन्होंने सीडीएस जनरल विपिन रावत और सेना के तीनों प्रमुखों के साथ बैठक की थी और पूरे मसले का अपडेट लिया था कि आखिरकार वहाँ हुआ क्या है। और एलएसी पर जो भी तनाव की स्थिति हुई है उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि सुबह 7:30 बजे से दोनों भारत और चीन के दोनों स्तर के बड़े अधिकारियों के बीच बैठकों का सिलसिला लगातार जारी है। तो ये 3-4 महत्वपूर्ण अपडेट है। प्रधानमंत्री तक ये पूरे मामला पहुंच गया है। जहां आपने जिक्र किया कि आखिर कहां हुई है ये झड़प, मैं आपको नक्शे के जरिए दिखाना चाहूँगा। देखिए आप ये लाल डॉट जो देख रहे हैं ये गलवान वैली है, और ये सबसे पहले मैं नक्शा दिखाना चाहूँगा। ये भारत है, चीन है और पाकिस्तान से, और ये जो लद्दाख है, जम्मू कश्मीर के बाद लद्दाख जिसे हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है, उसके बाद ये गलवान वैली है जहाँ पर भारत और चीन दोनों की सेनाएं काफ़ी लंबे समय से वहाँ पर मौजूद थी, तैनात थी। लेकिन जब तनाव बढ़ा तो फिर कमांडर स्तर के अधिकारियों की बातचीत हुई तो चीन की जो सेना है वो इस तरफ पीछे खिसकी है कम से कम 2 किलोमीटर, और भारत की सेना यहाँ लद्दाख की तरफ पीछे खिसकी थी। लेकिन एक बार फिर दोनों सेनाएं आमने सामने आई और फिर उसके बाद जैसा कहा जा रहा है कि सोमवार रात से ही दोनों सेनाओं के बीच में ये जो झड़प हुई है और उसमें फिर भारत के हमारे जो जवान हैं वो शहीद हुए हैं। तो ये वो पॉइंट है जहां पर विवाद है भारत और चीन को लेकर, क्योंकि चीन चाहता है कि इस पूरे जो वैली है उसका ज़्यादातर हिस्से पर निगरानी के लिए वो वहाँ पर अपनी पोजीशंस दमदार तरीके से चाहता है। ये तमाम सारी वजह है और इसी वजह को लेकर दोनों देशों के बीच में ये तनातनी जो कुछ दिनों पहले शुरू हुई है वो अब इस तरह से सामने आई है। शरद जी, बिल्कुल ठीक बात है। और 1962 से गलवान वैली में ये तनाव की स्थिति दोनों के बीच में हम देखते रहे। और एक और बहुत महत्वपूर्ण अपडेट ये है कि क्या ये पाकिस्तान की कोई मदद करने का भी एक शगुफा हो सकता है। मैं एक सवाल खड़ा कर रहा हूँ, सिर्फ हमारे साथ अलूने साहब हैं, मैं ज़रूर उनकी तरफ भी ले चलूँगा इस सवाल को, क्योंकि ये वो मौका है कि चीन ये जानता है। इस समय पाकिस्तान में अपडेट ये है कि पाकिस्तान में सेना की सरगर्मियाँ फिर शुरू हो गई हैं और पाकिस्तान की सेना और उसके हुक्मरान ये मानते हैं
कि इमरान खान यानी जो वजीर आजम है पाकिस्तान के, वो नाकाम रहे हैं कोरोना से निपटने के लिए। सेना को बहाना चाहिए सत्ता तक पहुंचने का, और वर्तमान जो बहाना दिखता है वो कोरोना दिख रहा है। और इस हलचल का फायदा उठाकर क्या चीन पाकिस्तान को कोई पैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान की सीमाओं से भारतीय सेना का ध्यान बटे, और वहां से जो टेरर आउटफिट हैं जिनके बारे में ये एलिगेशन भी लगते हैं कि उनको चीन का सपोर्ट भी होता है, क्योंकि ये भी हमें ध्यान रखना है कि चीन दुनिया के हथियारों के सौदागरी में बड़ी तेजी से आगे बढ़ा है, और बहुत हथियार बेचने में भी उसकी बड़ी एक एक्सपर्टाइज देखने को मिली। अलोने साहब, इस पर आपकी क्या राय? जी जी बिल्कुल। देखिए शरद जी, ये तो बिल्कुल सही है कि जो चीन है उसको पाकिस्तान का सपोर्ट है। हमने देखा भी कि संयुक्त राष्ट्र संघ में मौलाना अजहर पर जब बैन लगाने की बात हुई तो चीन ने उसका प्रोटेक्शन करते हुए उस पर प्रतिबंध नहीं लगाने दिया। दूसरी बात है कि जो चीन के कुछ सैन्य अधिकारी है वो बहुत सारे आतंकी कैंपों में देखे गए हैं, लेकिन इन सब में जो सबसे महत्वपूर्ण है, देखिए जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान सरगर्मी करेगा क्योंकि पाकिस्तान एक नाकाम राष्ट्र है, उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन हम इस पूरे मसले पर आएंगे जो आपने मेरे से एक प्रश्न भी किया था या जो सवाल छोड़ा था कि ये जो भिड़ंत हुई है ये है क्या। देखिए दरअसल जो चीन है वो एक असभ्य सभ्यता कहा जाना चाहिए, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। जो कोरोना संकट है, जिस प्रकार से वो लोग खाते हैं, जो सारे को किसी भी प्राणी को खा जाते हैं, दुनिया भले ही आधुनिक हो गई हो लेकिन चीन की जो असभ्यता है वो धार्मिक मामलों में भी दिखती है। शिनचांग प्रांत के मुसलमानों पर जो अत्याचार होते हैं उसमें सब में दिखती है। अब देखिए भारत और चीन के बीच गोली न चलने की एक संधि है, ट्रीटी है। पिछली बार जो झड़प हुई थी तो आमने सामने डंडे लेकर थे, लेकिन चीन के जो लोग थे उनके पास जो लाठियां थी या सेना के पास जो डंडे थे उस पर तार बांधे गए थे, उस पर नुकीली चीज़ें बांधी गई थी। तो निश्चित तौर पर इस बार जो भिड़ंत हुई है उसमें राइफल्स का उपयोग हुआ होगा, निश्चित तौर पर राइफल्स का उपयोग हुआ होगा जो अमूमन फौज के पास होता है। दूसरी बात यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 1962 के चीन युद्ध में जो हमको निर्णायक चीन को जो बढ़त मिली थी या जो दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से हमारी पराजय हुई थी, उसका कारण ये था कि हमने उत्तर पूर्व में विकास पर कोई ध्यान नहीं दिया था। पिछले कुछ सालों में हमने उत्तर पूर्व के जो हिमालय से लगे हुए इलाके, लद्दाख के इलाके, वहाँ पर सैन्य बढ़त पाने के लिए निर्माण पर ध्यान दिया है। इस बार हमारी भिड़ंत जरूर हुई है, लेकिन ये सही है कि हम बहुत सारे इलाकों में निर्माण करने पर कामयाब हो गए हैं, और यदि हम चीन की जो धमकी है उससे नहीं झुकते हैं और निरंतर निर्माण कार्य होते रहते हैं तो हमारी जो सेना है वो मजबूत स्थिति में आ जाएगी। और जो कहा जाता है कि यह 1962 का भारत नहीं है, हम रणनीतिक तौर पर निर्णायक बढ़त हासिल कर लेंगे। शरद जी अलोने साहब, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये जो भारत है ये 2020 का भारत ये झुक नहीं सकता है, लेकिन ये अपनी सीमा पर पाकिस्तान के साथ एक और मजबूत शत्रु का सामना करेगा तो विकास से इसका ध्यान हटेगा। और ये भी कुछ अंतर्राष्ट्रीय ताकतों की एक कॉन्स्पिरेसी है जिसमें चीन के साथ कुछ और मुल्क भी शामिल हो सकते हैं, और चीन तो ख़ास तौर पर ये नहीं चाहेगा, क्योंकि जिस तरह से भारतीय प्रधानमंत्री ने इस मौके को एक अवसर में बदलने की बात की है कि ये जिस तरह से नौकरियां कम हुई हैं, बेरोज़गारी बढ़ गई है, और लोकल के लिए वोकल की बात की है, और स्वाभिमान मूवमेंट की बात उन्होंने की है, तो ये सारी चीज़ें चीन को बिल्कुल नहीं सुहाएंगी। और चीन चाहेगा कि भारत का ध्यान हटे इन सारी चीज़ों से, और वो अपने को ताकतवर करने के बजाय सीमाओं पर अपना खर्च बढ़ाए, वहाँ पर सेनाओं की तैनाती करे। तो ये भी एक बड़ी रणनीति है चीन की, क्योंकि चीन के बारे में जैसा आप भी कह रहे थे कि वो एक बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल प्रतिद्वंदी है। वो 4 कदम आगे बढ़ता है फिर 10 कदम पीछे हट जाता है। लेकिन भारत के लिए ये सीमाओं पर 2-2 ऐसे शत्रुओं को मौजूदगी उनकी देखना और उनसे निपटने की तैयारी करना, उसके लिए एक बड़ा ध्यान बांटने वाला चैलेंज होगा। इस पर भी आपकी राय चाहूँगा अलोने साहब। जी जी अलोने साहब, सुन पा रहे हैं आप? होगा, भिड़ंत तो हुई है। भारत ने अग्रगामी नीति जी मैं सुन पा रहा हूँ। भारत ने जवाब भी दिया है, लेकिन चूंकि रूस से हमारी सुरक्षा संधि है जो 1971 से लगातार है, इसलिए चीन से हमारा युद्ध नहीं होगा। लेकिन आपने अपनी बातों में एक दिलचस्प बात कही थी
कि ये जो दुनिया है ये कुछ समय पहले तक संतुलित राष्ट्रवाद चलता था, लेकिन अब एक असंतुलित राष्ट्रवाद हो गया है। असंतुलित राष्ट्रवाद के अनुसार ये है कि जो दुनिया भर के जो राजनीतिक सत्ता है वो अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए अब युद्ध का सहारा लेने लगी है। जो शी जिनपिंग है उनकी स्थिति चीन में निरंतर कमज़ोर हो रही है। हांगकांग में हम देख ही रहे हैं कि हांगकांग में जो प्रदर्शन हो रहे हैं उससे जो शी जिनपिंग है उनकी बदनामी हो रही है। कोरोना संकट के बाद कम्युनिस्ट पार्टी में शी जिनपिंग का जो कद है वो कमज़ोर हुआ है और इसीलिए अब करने के लिए असंतुलित राष्ट्रवाद का सहारा ले रहे हैं, जो आप नेपाल के ओली के मामले में भी देख सकते हैं। जो नेपाल का संकट खड़ा हुआ है वो ओली ने देश में अपनी मजबूत स्थिति करने के लिए अति राष्ट्रवाद का सहारा लेकर भारत को टारगेट किया है। तो यहाँ पर चीन से हमारा युद्ध इसलिए नहीं होगा क्योंकि रूस से हमारी सुरक्षा संधि है, अमेरिका हमारे साथ खड़ा हुआ है। हाँ, लेकिन भारत को सतर्क रहने की ज़रूरत है। तो कुछ आप इस तरफ भी इशारा कर रहे हैं कि ये जो सीमा विवाद है ये जिनपिंग अपनी कुर्सी मजबूत करने के लिए भी इसको आगे बढ़ा रहे हैं कि सीमा पर भारत जैसा एक मजबूत प्रतिद्वंदी है। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात है और ये दुनिया के जो जाने माने विचारक हैं और शिक्षाविद हैं जिनकी किताब बहुत चर्चा में है, जो इजराइल के लेखक हैं प्रोफेसर हरारी की मैं बात कर रहा हूँ, उनका भी ये कहना है कि पोस्ट कोरोना इरा में यानी कोरोना काल के बाद पूरी दुनिया में कुछ इस तरह की ताकतें सर उठाएंगी जो राष्ट्रवाद को लेकर काफ़ी मुखर होंगी और उसके लिए युद्ध का स्वांग करने से या युद्ध के लिए प्रस्तुत होने से भी पीछे नहीं हटेंगी। ये कहना है प्रोफेसर नोवाल युवा हरारी का। इस पर आप अलूने साहब क्या कहेंगे? क्या हम इस तरह के सिनेरियो देख सकते हैं? क्योंकि इस समय अलग अलग मुल्कों में जी देखिए शरद जी, हमने जो असंतुलित राष्ट्र, आप देखिए ट्रंप को देखिए, इस साल चुनाव होने वाले अमेरिका में ट्रंप ने अति राष्ट्रवाद और दक्षिणपंथ का सहारा लेकर वहां पर नस्लवाद की जो घटनाएं हुई है वो ट्रंप अपनी स्थिति मजबूत कर रहे हैं। आप नेपाल में ले लीजिए, ओली यही कर रहे हैं। आप चाइना में ले लीजिए कि अति राष्ट्रवाद का पासा फेंककर या असंतुलित राष्ट्रवाद का पासा फेंककर शी जिनपिंग ये सब कर रहे हैं। तो ये पूरी दुनिया में कोरोना की जो नाकामी, उसके बाद देखिए आप एक बात और मैं कहूँगा, इस जो संयुक्त राष्ट्र संघ की जब स्थापना हुई थी उसके बाद पश्चिमी देशों का एक झुकाव था कि जो लोकतंत्र है दुनिया में, जहाँ पर लोकतंत्र स्थापित होगा उसकी मदद की जाएगी, और संयुक्त राष्ट्र संघ का भी यही मानना था। लेकिन आप 20वीं सदी से कि आधी सदी बीत गई, 20वीं सदी के बाद अब 21वीं सदी के 20 बरस बीत गए हैं। अब राजनीतिक सत्ताएं जो है वो आक्रामक हो गई। किसी ने सोचा नहीं था कि लोकतंत्र में कुछ ऐसी सत्ताएं हावी होने लगेगी जो अपना एक छत्र राज कायम करने के लिए किसी हद तक चली जाएगी। मतलब लोकतंत्र की जो मांग रोटी कपड़ा और मकान थी उसको दरकिनार करके अब युद्ध और अशांति बन गया है, जिससे आप बिल्कुल सत्ता पर कब्जा कर लेते हैं और लोग भी उसको पसंद करते हैं। और यही चीन में हो रहा है। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद करता हूं। और यही चीन में हो रहा है। मतलब आप देखिए हांगकांग जैसा जो एक आर्थिक बहुत बड़ा जो सेंटर है उसको, हांगकांग को निशाना बना के शी जिनपिंग अपनी स्थिति मजबूत कर रहे हैं। तो वास्तव में कोरोना काल से जो नाकामियों का दौर शुरू हुआ है उसके बाद भारत से सीमा विवाद के जरिए चीन पूरी दुनिया का ध्यान बटने में कामयाब हो जाएगा। जी बहुत शुक्रिया करता हूं मैं आपका अलूने साहब। तो कुल मिलाकर ये तय मानिए कि इस समय जब दुनिया में रोजगार नहीं है, नौकरियां जा रही हैं, गरीबी बहुत तेज़ी से अपना शिकंजा कस रही है, जिसका एक एग्जाम्पल हमने अमेरिका में अभी देखा, जहां श्वेत और अश्वेत संघर्ष जैसी एक बात सामने आई। हालांकि वो श्वेत अश्वेत संघर्ष कहना उचित नहीं होगा। एक अश्वेत व्यक्ति की मृत्यु के बाद जिस तरह दंगे भड़के, उसको लेकर भी वो भी लोगों के भीतर के असंतोष और नाराज़गी की घटनाएं हैं। और ये तय मानिए कि पूरी दुनिया में जब भी अभाव, बेरोजगारी और आर्थिक मंदी आती है तो ये युवाओं में आक्रोश का कारण बनती है और इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश मुल्कों के हुक्मरान भी करते हैं। और कई जगह जहां स्थितियां कमज़ोर हैं, जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान में सेना को ये अवसर लग रहा है जब आर्थिक मंदी है और कोरोना की वजह से स्थितियां चुनौतीपूर्ण हैं, तो वो सत्ता पलटने की कोशिश करती है। चीन में भी, क्योंकि चीन में लोहे का आवरण है, वहाँ की चीज़ें हम तक पहुँचती नहीं हैं, लेकिन लोग परेशान होंगे, दुखी होंगे, और उससे ध्यान बांटने का एक बेहतर तरीका है कि भारत जैसे देश के साथ एक भिड़ंत का स्वांग प्रस्तुत करे चीन।
तो ये पूरी दुनिया के सामने एक चुनौती होगा। लेकिन भारत एक ऐसा मुल्क है जो सदियों से अहिंसा और शांति के पैगाम को लेकर आगे बढ़ता रहा है, लेकिन अब स्थितियां बदली भी हैं और भारत विश्व में अपनी एक नई भूमिका की भी तलाश करते हुए आगे बढ़ रहा है। तो आक्रामकता और विनम्रता दोनों का एक आदर्श संतुलन लेकर उसे आगे बढ़ना है और चीन के साथ भी हम उम्मीद करते हैं कि उसकी इसी तरह की नीति हमें देखने को मिलेगी। करिश्मा। शरद जी, चीन की ये करतूत 1962 की याद दिलाता है, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि ये नया भारत है और नया भारत जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि अब हम आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे में 1967 की चीन को याद दिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखने वाली बात होगी कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और आगे अब क्या इस पर रणनीति बनती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और उसी के साथ बुलेटिन में भी इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बंसल न्यूज़। नमस्कार।